मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हो सकता है ताजमहल की तस्वीर आए, या फिर बड़े बड़े शानदार किलों की, या शायद जंग और तलवारों की कहानियां। पर देखिए, ये कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक दक्षिण एशिया पर राज किया। और सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज इसी शानदार इतिहास के पन्नों को एक साथ पलटते हैं। ये एक लाइन मुगल साम्राज्य का पूरा सार बता देती है। जरा सोचिए, एक योद्धा आता है मध्य एशिया से, वो शाही तौर तरीके सीखता है पारस यानी ईरान से, और फिर भारत की धरती पर प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल बनाता है। ये कहानी है अलग अलग संस्कृतियों के संगम की, एक ऐसी मिलीजुली विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे शहजादे से जिसके खून में तैमूर और चंगेज खान जैसे महान योद्धाओं की विरासत तो थी, लेकिन सच पूछिए तो उसके पास अपनी कोई सल्तनत नहीं थी, और उसका नाम था बाबर। बाबर ने अपनी किस्मत पहले समरकंद में आजमाई, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली। मध्य एशिया की सियासत ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। पर एक हारा हुआ शहजादा करता भी तो क्या, उसने हार नहीं मानी। उसने काबुल में अपना एक नया ठिकाना बनाया, और फिर वहां से उसकी नजरें पड़ी पहाड़ों के उस पार, उत्तर भारत के सोने जैसे उपजाऊ मैदानों पर। एक ऐसा इलाका जो उस वक्त राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ था और एक महत्वाकांक्षी योद्धा के लिए अवसरों से भरा था। सिर्फ 12,000, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन जांबाज सैनिकों की संख्या थी जिन्हें लेकर बाबर ने 1526 में हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी। एक छोटी सी लेकिन लोहे जैसी मजबूत और अनुशासित सेना। और दूसरी तरफ कौन था? दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसकी विशाल सेना। अंदाजा है कि उसमें करीब करीब 1 लाख सैनिक थे। सोचिए, एक तरफ 12,000 और दूसरी तरफ 1 लाख। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी, है ना? लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो लोदी की सेना के पास नहीं था। एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी रणनीति। उसने उस्मानी साम्राज्य से सीखी हुई तोपों का इस्तेमाल किया और एक खास तरीका अपनाया जिसे कहते थे तुलुगमा। जरा कल्पना कीजिए, बैलगाड़ियों की एक दीवार बनाई जाती है जिसके पीछे से तोपें आग उगल रही हैं, और जैसे ही दुश्मन की सेना में भगदड़ मचती है, दोनों किनारों से घुड़सवार सेना उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। इस नई तकनीक ने लोदी की विशाल लेकिन पुरानी पड़ चुकी सेना को पल भर में धूल चटा दी। जीत तो मिल गई, पर साम्राज्य की नींव अभी भी बहुत नाजुक थी। बाबर के बेटे हुमायूं की किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। उसे ना सिर्फ अपना सिंहासन खोना पड़ा, बल्कि पूरे 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी, शानदार वापसी भी की, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। अपनी जीत के कुछ ही महीनों बाद एक हादसे में उसकी मौत हो गई, और साम्राज्य एक बार फिर अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब कहानी एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां मुगल साम्राज्य सिर्फ एक जीती हुई जमीन नहीं, बल्कि एक स्थिर, एक खुशहाल और सांस्कृतिक रूप से एक शानदार सभ्यता बन जाता है। ये दौर था अकबर और उसके वंशजों का। हुमायूं की मौत के बाद सिंहासन पर बैठा एक बच्चा, सिर्फ 13 साल का। साम्राज्य बिखरने की कगार पर था, लेकिन फिर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू के खिलाफ एक ऐसी निर्णायक जीत मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये भारत में मुगल शासन की स्थायी स्थापना थी, और यहीं से शुरू हुआ अकबर का महान दौर। अकबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं होती। उसने एक बहुत ही शानदार प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की, जिसे मनसबदारी प्रणाली कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आज के समय में सरकारी अफसरों की रैंकिंग होती है। हर अधिकारी को एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था, जिससे उसकी तनख्वाह और उसके नीचे काम करने वाले सैनिकों की संख्या तय होती थी। इससे सारे के सारे अधिकारी सीधे बादशाह के प्रति वफादार हो गए, ना कि अपनी जमीनों के। ये एक जबरदस्त, एक गेम चेंजिंग सुधार था। अकबर की असली महानता इस बात में थी कि वो ये समझ गया था कि इतने विविध, इतने अलग अलग धर्मों वाले देश पर सिर्फ ताकत से राज नहीं किया जा सकता। उसने राजपूतों से रिश्तेदारी करके दुश्मनों को अपना बना लिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया, और तो और अपने इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनसे बहस करता था।
उसने एक ऐसी साझा पहचान बनाने की कोशिश की जो धर्म की दीवारों से कहीं ऊपर थी। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी, उसके बाद आने वाले बादशाहों ने उस पर संस्कृति और कला के शानदार महल खड़े कर दिए। जहांगीर के दौर में चित्रकला यानी पेंटिंग ने नई ऊंचाइयों को छुआ। हर तस्वीर एक कहानी कहती थी। वहीं उसके बेटे शाहजहां ने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के जरिए मुगल शक्ति और शान को दुनिया के सामने इस तरह पेश किया कि आज भी देखने वाले दंग रह जाते हैं। और इस सुनहरे दौर का सबसे चमकता हुआ नगीना जाहिर है ताजमहल। ये सिर्फ संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए प्यार है। ये उस साम्राज्य की दौलत और कला का जीता जागता प्रतीक है, और ये उस सांस्कृतिक संगम की मिसाल है जिसने मुगल पहचान को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानियों में हमेशा एक लेकिन होता है ना? इस सुनहरे दौर के बाद मुगल साम्राज्य की कहानी एक बहुत ही नाटकीय और दुखद मोड़ लेती है। सिंहासन के लिए एक खूनी जंग और फिर एक ऐसे बादशाह का शासन जो इतिहास की सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक है, औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब के बीच का फर्क जमीन आसमान का था। जहां अकबर ने जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, वहीं औरंगजेब ने सैन्य विस्तार और एक सख्त धार्मिक नजरिए पर जोर दिया। शाही सोच में आया ये बदलाव आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखने वाला था। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया। नक्शे पर मुगल साम्राज्य पहले कभी इतना बड़ा नहीं दिखा था, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, कागज पर तो साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन हकीकत में लगातार हो रहे विद्रोहों पर काबू पाने में शाही खजाना खाली होता जा रहा था। औरंगजेब की नीतियों की वजह से साम्राज्य के हर कोने में विद्रोह की आग भड़क उठी। दक्कन में मराठे, पंजाब में सिख और कभी वफादार रहे राजपूत, सब ने मुगल सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। ये प्रतिरोध साम्राज्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। तो 1707 में जब औरंगजेब की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं, तो वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो दिखने में तो बहुत विशाल था, लेकिन अंदर से बुरी तरह थक चुका था और टूट चुका था। ये एक ऐसे पतन की शुरुआत थी जिससे मुगल साम्राज्य फिर कभी उभर नहीं पाया। सियासत की बिसात पर तो मुगल हार गए, लेकिन क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी दक्षिण एशिया की आत्मा में, यहाँ की इमारतों में, यहाँ की जुबान में जिंदा है। चलिए देखते हैं उन्होंने अपने पीछे आखिर छोड़ा क्या। औरंगजेब के बाद तो मानो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। प्रांतों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और मुगल बादशाह दिल्ली के लाल किले में सिर्फ एक नाम का शासक बनकर रह गया। लेकिन अगर आज भी भारत या पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाएं, तो मुगलों की कहानी कहती हुई मीनारें और गुंबद स्वागत करते दिख जाएंगे। लाल किले से लेकर ताजमहल तक उनकी वास्तुकला आज भी हमें उनकी शान और शौकत की याद दिलाती है। मुगलों ने हमें सिर्फ इमारतें ही नहीं दी, उन्होंने हमें एक खूबसूरत ज़बान भी दी, उर्दू। ये फारसी, तुर्की, अरबी और यहाँ की स्थानीय बोलियों का एक ऐसा मीठा संगम है जो आज भी शायरी और संगीत के जरिए लाखों दिलों पर राज करती है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है। अगली बार जब आप लजीज बिरयानी या कबाब खाएं, तो याद रखिएगा कि ये जायका भी कहीं ना कहीं मुगलों की ही देन है। यहाँ तक कि हमारे ज़मीन के रिकॉर्ड रखने के तरीके की जड़ें भी उन्हीं की प्रशासनिक व्यवस्था में मिलती हैं। उनका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। तो सवाल यही उठता है, बादशाह तो चले गए, पर क्या उनकी दुनिया आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है? मुगल साम्राज्य भले ही इतिहास की किताबों का हिस्सा बन गया हो, लेकिन उसकी विरासत हमारी वास्तुकला में, हमारी भाषा में, हमारे खाने में और हमारी संस्कृति में आज भी जिंदा है। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है।